साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट आज जारी हो चुका है, लेकिन इस बीच कुछ डाउट है जो बहुत साथियों को आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट की पीडीएफ में उन सभी कैंडिडेट का नाम है जिन्होंने एग्जाम दिया। तो इस बीच साथियों को ये डाउट आ रहा है, क्या हमारा भी डीबी होगा, हमारा भी पीडीएफ में नाम है। तो इस वीडियो में मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि दस्तावेज किन किन के चेक किए जाएंगे और स्क्रूटनी फॉर्म है वो किन किन साथियों को फिल करना है। 1 तारीख से आपके लिंक एक्टिव हो जाएगा और लिंक एक्टिव होते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा कि एसएसओ आईडी से आपको अपने स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करने हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं जिनके फॉर्मेट भी आपके बोर्ड द्वारा जारी कर चुके हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कौन से फॉर्मेट है। और उन फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कृषि प्रवेश का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें टोटल उन्होंने 5 पीडीएफ बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की है। एक तो कट ऑफ वाली, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट को अयोग्य किया गया है, स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे, कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं, आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किए गए वो कौन से फॉर्मूले से किए गए, टोटल पद कितने हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। पीछे 4 पीडीएफ और हैं, जिसमें से 3 पीडीएफ तो नॉन टीएसपी कैंडिडेट की लिस्ट है, जिन्होंने भी एग्जाम दिया उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है, और दूसरी एक पीडीएफ है वो टीएसपी की है। तो अब ये मत सोचना कि आपका पीडीएफ में नाम है तो आपका भी डीबी होगा, नहीं। दस्तावेज सत्यापन केवल उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो 2 गुना में शामिल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप 2 गुना में शामिल है या नहीं है? तो उसके लिए आपको अपने मार्क्स पता होना चाहिए और आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी की कट ऑफ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मार्क्स आपकी कैटेगरी में जो कट ऑफ है उतने या कट ऑफ से ज़्यादा है तब आप 2 गुना में शामिल हो, अन्यथा आप 2 गुना में शामिल नहीं हो। तो उन्हीं कैंडिडेट का डीबी होगा जो 2 गुना में शामिल हो। यानी कि अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं आपकी कैटेगरी में तो आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट अब बोर्ड ने नया रूल लागू किया, जिसमें रिजल्ट लगभग सभी कैंडिडेट के जारी किए जाते हैं। जिस भर्ती में 40% वाला नियम होता है तो उस भर्ती में 40% से ज़्यादा वाले जिनके भी मार्क्स बने हैं उनके रिजल्ट निकाले जाते हैं, और जिसमें 40% वाला रूल नहीं है तो उसमें जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिए उन सभी कैंडिडेट के विस्तार से रिजल्ट जारी किए जाते हैं, जिससे कि आप अपने रैंक भी चेक कर सकते हैं और आपके मार्क्स कितने हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम है तो आपका डीबी होगा, नहीं। डीबी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके नंबर, जिनकी कैटेगरी में जिन जो कट ऑफ दे रखी है उतने या कट ऑफ से ज़्यादा है। अब स्क्रूटनी फॉर्म किन साथियों को भरना है? तो स्क्रूटनी फॉर्म भी उन्हीं साथियों को भरने हैं जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है आपकी कैटेगरी में। बाकी जब 1 तारीख को आपका लिंक एक्टिव होगा तब उन्हीं कैंडिडेट को ही स्क्रूटनी फॉर्म शो होगा जो इसके लिए एलिजिबल है। सभी कैंडिडेट को एसएसओ आईडी पर शो वैसे भी नहीं होगा। तो अगर आपको भी 1 जुलाई को एसएसओ आईडी पर अपना स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक का फॉर्मेट शो हो रहा है तो आपको भी आवेदन करना है, और नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार वरीयतानुसार प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट में से लंबवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट को, यानी कि 1100 पद है, इसके 2 गुना हुए 2200 पद, लेकिन फिर भी इसमें 2500 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं तो डीबी के समय उन दोनों कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया जाता है। उस वजह से 2 गुना का कहा जाता है, तो उसमें थोड़ी संख्या 2 गुना से ज़्यादा ही होती है। तो कट ऑफ मार्क्स इस तरह है, तो आप देख सकते हैं। अब जैसे कि आप डीबी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करना है? जैसे कि माना कि आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपके एक कैंडिडेट है, उसके मार्क्स आए हैं पीडीएफ में 250। अब ये कैंडिडेट चेक करना चाहता है कि ये डीबी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो ये क्या करेगा? अपने मार्क्स देख लिए, इसने पीडीएफ में 250 नंबर है, एसटी कैटेगरी है, तो ये सबसे पहले जाएगा एसटी कैटेगरी में, और ये एसटी में मेल है यानी कि जनरल है, तो जनरल की कट ऑफ देखेगा। कट ऑफ है 217, इसके नंबर है 250, यानी कि 217 से ज़्यादा है, तो ये एलिजिबल हो चुका है डीवी के लिए। लेकिन इसी बीच एक कैंडिडेट के मार्क्स 185 है और वो भी मेल है, एसटी कैटेगरी का जनरल कैटेगरी से, एसटी का जनरल, तो फिर आप वो देखेगा कि कट ऑफ 217, उसके मार्क्स 185, यानी कि ये डीवी के लिए एलिजिबल नहीं है, भले ही इसका पीडीएफ में नाम है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि डीवी के लिए एलिजिबल आप है या नहीं है। डॉक्यूमेंट में आपका नाम होने के बावजूद भी आपका डीवी नहीं होगा,
क्योंकि डीवी सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट का ही होगा, जबकि रिजल्ट की पीडीएफ में जिन्होंने एग्जाम दिया उन सभी कैंडिडेट के नाम हैं। अगर फिर भी आपका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं है तो हो सकता है आपको अयोग्य किया गया हो, उस वजह से ना हो। आप एक बार अपनी कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए ओमार शीट की, उसमें ऐसा ना हो कि 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में आपने गोले फिल नहीं किए, क्योंकि 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले फिल नहीं करने वाले लगभग 2500 कैंडिडेट है, 2558 कैंडिडेट है जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले फिल नहीं किए। यानी कि पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, इसके 10% 10 क्वेश्चन होते हैं, तो यानी कि उन्होंने ओमार शीट में 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले फिल नहीं किए, इस वजह से उनका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया गया। और स्क्रूटनी फॉर्म आप देख सकते हैं 1 जुलाई से आपके शुरू हो जाएंगे, जो कि 15 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग के 4-5 दिन के अंदर आराम से फिल कर लीजिए, क्योंकि एंड डेट का इंतज़ार मत करें। अंतिम लास्ट डेट पर क्या होता है, ज़्यादातर एसएसओ आईडी काम नहीं करती है, लॉग आउट हो जाती है, स्क्रूटनी फॉर्म सही से फिल नहीं होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि जब डीवी होगा तो ये स्क्रूटनी फॉर्म भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा जब डीवी होगा तो कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, इसके बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। 1 जुलाई को स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होते ही हम आपको सूचित कर देंगे कि किस तरह से आपको अपना आवेदन फॉर्म फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ दस्तावेज के फॉर्मेट, जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो उस समय आपको उनकी ज़रूरत होगी, वो क्या फॉर्मेट है और उसे किस तरह से फिल करना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कल ही बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 एग्जाम के लिए दस्तावेज के कुछ फॉर्मेट जारी किए गए हैं, जिससे कि स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय या डीवी के समय आपको इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहले आता है चरित्र प्रमाण पत्र। आपको मालूम होगा टोटल आपको डीवी के समय 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिनमें से एक तो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का होना चाहिए, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए। तो उसका ये फॉर्मेट है, इसमें कुछ इस तरह से फिल करना होता है। यहाँ आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी है, और जो ये चरित्र प्रमाण पत्र आपके लिए बना रहा है वो आपको कितने महीने या कितने वर्षों से जानता है। यहाँ डेट और सिग्नेचर और यहाँ कार्यालय की मुहर लगनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्य घोषणा पत्र, यानी कि आपके जो भी दस्तावेज है सभी सही है, कोई भी दस्तावेज जाली फर्जी दस्तावेज नहीं है। अगर जाली फर्जी पाया जाता है तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इसको लेकर एक है उसका सामान्य घोषणा पत्र, जो कि 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो उसका ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन फॉर्म, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं, और इसी भर्ती परीक्षा का रोल नंबर, और यहाँ पर आपको भर्ती का नाम कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 जो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी होती है, स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ सिग्नेचर और यहाँ पर नाम लिखना होता है। इसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, यानी कि संतान संबंधी घोषणा पत्र में आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, भर्ती का नाम। इसके बाद 31/5/2022 तक आपके बच्चों की संख्या 0 है तब ये खाली रखना है। अगर संख्या है तो जितने भी 1-2 है उनका नाम और बच्चों के नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और अगर 1/6/2002 और उसके बाद बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है तो वर्तमान में टोटल बच्चों की संख्या जितनी है वो और उन बच्चों के नाम और जन्म तिथि लिखनी है, स्टूडेंट का सिग्नेचर, और यहाँ नाम और पद होना चाहिए राजपत्रित अधिकारी का, वो भी हस्ताक्षरमय, दिनांक, मुहर सहित। अविवाहित स्टूडेंट के लिए घोषणा पत्र दहेज वाला है। दहेज वाला घोषणा पत्र सभी कैंडिडेट के लिए चाहिए, चाहे वो विवाहित हैं, अविवाहित हैं, या कोई महिला परित्यक्ता है या विधवा है, और वो भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवा कर प्रमाणित करना होगा। तो इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, आप कहाँ से निवासी हैं, भर्ती का नाम, इसके बाद दहेज नहीं लिया है या फिर जिनका विवाह नहीं हुआ वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक, 2 जनों को साक्षी मानना है, उन दोनों के सिग्नेचर, नाम और पता होना चाहिए। विवाहित कैंडिडेट के लिए भी ये फॉर्मेट इस तरह से है। विवाहित कैंडिडेट में बस बदलाव इतना है कि नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ पर सिग्नेचर एक साइड ससुर के, एक साइड पिता के और एक साइड पत्नी या पति, यानी कि अगर पति एलिजिबल है तो पत्नी के यहाँ सिग्नेचर, और पत्नी अगर इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो पति को साक्षी मानकर यहाँ पर सिग्नेचर, नाम और एड्रेस, और एक स्वतंत्र साक्षी किसी का सिग्नेचर, नाम और पता होना चाहिए। इसके बाद विधवा कैंडिडेट को भी इस तरह से यही फॉर्मेट सेम है, उनको भी 2 जनों को साक्षी मानना होगा, उनके सिग्नेचर, नाम और पता, और ऊपर जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। परित्यक्ता स्टूडेंट के लिए भी ये सेम फॉर्मेट है। इसके बाद अगला आता है जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ तब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता है,
तो उन्हें यह विवाह प्रमाण पत्र फॉर्मेट है प्रस्तुत करना होगा। और जो अविवाहित है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, आप अपना नाम, अविवाहित हैं, या कोई विदूर विधवा है तो उसका भी ये हो सकता है, परित्यक्ता है तो भी ये फॉर्मेट लागू है। इसके बाद यहाँ शपथकर्ता का सिग्नेचर होगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है सामान्य कागज़ पर वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप किसी भी प्रकार से धूम्रपान और गुटखे का सेवन नहीं करते हैं। इसको लेकर सामान्य कागज़ पर एक वचनबद्ध प्रपत्र है। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवासी, फिर स्टूडेंट का सिग्नेचर, नाम, स्थान और दिनांक फिल करनी होती है। इसके बाद संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र, ये भी सामान्य सादे कागज़ पर। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, भर्ती का नाम और पद कौन सा है, पद का नाम आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर, यहाँ पर स्थान और दिनांक आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हैंड रिटन नमूना, ये भी सामान्य सादे कागज़ पर। सबसे पहले आपको हिंदी प्रारूप के नीचे हिंदी में पूरा लिखना है, जहाँ पर आपको अपना नाम, फिर पिता का नाम, फिर आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, फिर विज्ञप्ति के अनुसार आपके भर्ती का नाम और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद इंग्लिश फॉर्मेट के नीचे इंग्लिश में आपको परफॉर्मा पूरा लिखना है, आई, फिर आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद आगे जो भी लिखा हुआ आई फुलफुल एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट का नाम जो कि एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अगला आता है विकल्प पत्र, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों से हो चुका है तो वो प्रोविजनल रूप से किस में सेलेक्ट होना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर उसको फिल करना, सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हस्ताक्षर प्रार्थी के नाम, पता, मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट लिखनी होती है। अगला जो है यह है विधवा या परित्यक्ता महिलाओं ने अगर पुनर्विवाह किया है या नहीं किया, उसको लेकर हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है कि उन्होंने आज दिनांक पुनर्विवाह नहीं किया है, भविष्य में करेंगे तो वो 1 माह के अंदर अंदर विभाग को अवगत करा देंगे। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, निवास और यहाँ स्टूडेंट का फ़ोटो। तो ये सभी फॉर्मेट आपको आवश्यकता होगी। एक शव घोषणा पत्र भी है जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, आपके खिलाफ़ कोई पुलिस में मुकदमा नहीं है, उसको लेकर यह है शव घोषणा पत्र। ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करना होता है। और उसका फॉर्मेट यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, निवास, रोल नंबर, भर्ती का नाम और इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। और लास्ट में शपथ ग्रहीता की सिग्नेचर, स्थान और दिनांक। ये सब फॉर्मेट आप जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पर आपको इस तरह से ये फिल करने हैं। और जब डीवी होगा तभी भी आपको ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाने होंगे और दिखाने होंगे। बाकी डीवी के समय कौन कौन से दस्तावेज आपको किस तरह से तैयार करने हैं, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फॉर्मेट और रिजल्ट की पीडीएफ दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।